गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे, क्या निराश हुआ जाए। इसके जो लेखक हैं वो उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन है वो कभी कभी बैठ जाता है, मैं कभी कभी दुखी हो जाता हूँ और मुझे हमारे समाज में बहुत सारी समाज को देखकर मेरा मन है वो निराशा से भर जाता है। जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो समाचार पत्रों में सारे भ्रष्टाचार से भरे भरे हुए समाचार आते हैं। चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार की खबरें ही दिखाई देती हैं। लोग एक दूसरे की कमियां और आचरण पर कटाक्ष करते रहते हैं। लोग हैं वो समाज के लोग हैं वो एक दूसरे में कमी निकालते रहते हैं। और जो जितने बड़े लोग हैं, जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पे नौकरी करता है, उनके दोष सबसे अधिक दिखाए जाते हैं। यानी वो जो ऊंचे पद पे नौकरी करते हैं वो सबसे ज़्यादा रिश्वत लेते हैं और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे लोग हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। तो एक बार लेखक कह रहे हैं कि एक बार जो बड़ा आदमी है, कि कोई बड़ा आदमी है, उसने मुझसे कहा था कि इस समय वही इंसान सुखी है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। और जो व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार नहीं भी करता है, जो लोग ईमानदारी से जो काम करता है, उसमें भी क्या है, लोग हैं वो कमियां निकालते रहते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, व्यक्ति को अपना कार्य नहीं करने देते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। हाँ, वो कौन से अच्छे काम करता है, वो तो उसके सारे गुण हैं वो तो भुला दिए जाएंगे। अगर उस इंसान से कोई एक गलती हो जाएगी तो उसको समाचार पत्र वाले हैं या लोग हैं आसपास के, वो उन बातों को और बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे और दूसरों को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। दोष किस में नहीं होते, लेकिन दोष होते वो किस में नहीं होते, सभी में होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और यही कारण है कि दोष सब में होते हैं। हम एक दूसरे को कहते हैं कि किस में, तुम्हारे अंदर क्या दोष नहीं है, मेरे अंदर क्या दोष नहीं है। एक दूसरे के दोष को एक दूसरे पे दोष लगाते रहते हैं। तो एक दूसरे पे जब दोष लगाते रहते हैं तो इससे क्या है, आदमी है वो सुधर नहीं सकता। एक दूसरे के अंदर उसको दोष ही दोष नजर आएंगे, वो उस पर आरोप लगाएगा उस पर, तो इंसान इससे सुधर नहीं सकता है, ना समाज सुधर सकता है। गुण कमियां बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। और ऐसे ही अगर हमारी स्थिति, हमारे देश की यही स्थिति रहेगी, अगर यही तरीका रहेगा, हम ऐसे ही दोस्त ढूंढते रहेंगे, तो समाज में व्याप्त जो स्थिति है उसको देखकर हर विचारशील आदमी चिंता में होना संभव है। हर विचारशील आदमी के चिंता होना संभव है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तो लेखक वो कह रहे हैं कि क्या ये वही भारत है जिन्होंने, जो देश के लिए बलिदान हो गए थे, जो बड़े लोग थे जिन्होंने देश के लिए इतनी लड़ाई लड़ी थी। बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी हैं, तो उन्होंने क्या अपने देश के लिए यही सपना देखा था कि हमारे देश में भ्रष्टाचार फैले। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढे में डूब गया है। और हमारा जो संस्कृति, रविंद्रनाथ ठाकुर है, मदन मोहन मालवीय हैं, तो उन्होंने अपने देश को क्या है, इसकी संस्कृति को बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश की थी कि हमारे भारत की संस्कृति सबसे ऊंची है। लेकिन क्या है, हम हमारे देश को एक गड्ढे में डुबाते जा रहे हैं। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूखी
मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी कि लेखक वो कह रहे हैं भारतीय समाज का वर्तमान स्वरूप गहरी निराशा पैदा करने वाला है। जो समय चल रहा है वो बहुत ही निराशा पैदा करने वाला है। समाचार पत्र चोरी, डकैती, झूठ, भ्रष्टाचार संबंधित खामी से भरे रहते हैं। लोग एक दूसरे पर दोष में लगे रहते हैं। यह सब देखकर द्विवेदी जी के मन में शंका होती है कि आज का वह भारत बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय के सपनों का भारत नहीं है। जिन्होंने जिस भारत के सपने देखे थे वह तो अपनी महान संस्कृति और सभ्यता के सारे विश्व में प्रसिद्ध भारत था। वह महान भारत इतिहास में कहाँ खो गया। जिस भारतीय समाज में आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति और यूरोपीय देशों की संस्कृति के मानने वाले लोग महान परस्पर मिलजुल कर रहने आए थे, वह महान भारतीय संस्कृति कहाँ गई। अनेक संस्कृतियों को अपनी गोद में समा लेने वाली वह भारतीय संस्कृति करोड़ों मनुष्यों के एक महासागर में समान थी। भारतीय संस्कृति कहाँ गई। अनेक संस्कृतियाँ, क्या वह मानव मिलन का समुद्र सूख गया है। लेखक को इस पर विश्वास नहीं होता। वह निराश होकर बैठ जाना नहीं चाहता। उसे पूरा विश्वास है कि भारतीय विद्वान और महापुरुषों ने जिस भारतीय संस्कृति और उदार समाज की कल्पना की थी वो आज भी है और आगे भी रहेंगे। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी कि लेखक हैं वो कह रहे हैं कि ये जो इस समय ये सही है कि जो अभी समय चल रहा है इसमें जो माहौल बना हुआ है उसमें ईमानदार जो मेहनत करके जो जीविका चला रहे हैं वो लोग तो पीछे हट रहे हैं, उनका कोई महत्व नहीं है समाज में। और जो लोग झूठ और फरेब के रोजगार चला रहे हैं वो फल फूल रहे हैं, यानी वो आगे बढ़ रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। तो मेहनत से काम करने वाले हैं उनको पीछे छोड़ा जा रहा है और धोखे से बेईमानी से जो काम कर रहे हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा और जो ईमानदारी पे जो व्यक्ति काम करते हैं, अपना ईमानदारी से जो व्यक्ति काम करता है उसको मूर्ख समझा जाता है हमारे समाज में कि ये व्यक्ति मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यानी कि जो सच्चाई है वो तो जो कायर हैं, जो डरपोक हैं, जो लाचार हैं उनके हिस्से में है। यानी कि जो लाचार हैं, बेबस हैं, उनके हिस्से में तो सच्चाई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। और ऐसी स्थिति जो हमारे देश के सामने है इसमें जो महान मूल्य हैं, जो महान मूल्य हैं जैसे कर्तव्य, परोपकार, निस्वार्थ भाव से कार्य करना, ये आस्थाएं जो है ये इनका कोई महत्व नहीं है। इनको लोग आस्था से जो धर्म के प्रति काम करते हैं, कर्तव्य निष्ठा करते हैं, जो अपनी सरलता, अपनी ईमानदारी, सच्चाई पे चलते हैं, उनको तो आज हमारे समाज में महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसे लोगों को हमारे समाज में मूर्ख समझा जाता है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भारत में जो लोग हैं उन्होंने क्या भौतिक वस्तुएं हैं उनको कभी भी महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महत्व है, आंतरिक गुण स्थित भाव बैठा हुआ है। जो व्यक्ति के अंदर जो गुण है, अंदर जो अच्छे भाव है, वही क्या है, हमारे यहाँ के लोगों की संपत्ति है। वही चरम और परम है, वही सबसे ऊपर है और वही सबसे उत्तम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर 5 विकार तो होते ही हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार होते हैं, ये स्वाभाविक रूप से सभी व्यक्तियों में रहते हैं,
प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। जो व्यक्ति अपने अपने जो लोभ करता है, जो मोह में पड़ा रहता है, काम क्रोध, जो क्रोध आता है, गलत काम करता है, तो वो क्या है, अगर उसके बस में, इन सब के बस में इनको अपनी शक्ति मान लेता है और इनकी बुद्धि होती है, वो अपनी बुद्धि को इनके अनुसार चलाने लग जाता है, तो ये बहुत ही बुरा आचरण है। वो समाज में अच्छे कार्य नहीं कर सकता। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना और हमारे भारत में इन विकारों को कभी भी उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के संबंध में बांध कर रखने का प्रयत्न किया और हमेशा इन्हें संयम के संबंध में ही बांध के रखने का प्रयत्न किया। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती और बीमार के लिए दवा की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती और जो अपना रास्ता छोड़ रहे हैं, जो अपना रास्ता भटक रहे हैं, उनको हम उन उपाय कर उनको हम सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। ऐसा महत्व हम नहीं दे सकते, ऐसा कार्य नहीं हो सकता है। ये चैप्टर आपको इतना ही पढ़ना है और इसके शब्दार्थ हैं, इनको आप पढ़ लेना, इनको याद कर लेना। धन्यवाद।